2007 साल में आपके राजा त्रिभुवन ने भागकर पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे राणाओं के डर से। तो वहां पर भारत ने राणाओं के साथ राजा का समझौता करा दिया और इस तरह से नेपाल में प्रजातंत्र आ गया। राजा अपने गद्दी पर पुनः आसीन हो गए। नेपाल में प्रजातंत्र आ गया और मातृका प्रसाद कोइराला स्वतंत्र नेपाल के पहला प्रधानमंत्री बने। तो यह जो है वह भारतीय हस्तक्षेप नहीं था। यह जो है सो राजा त्रिभुवन का देशद्रोह नहीं था। इसी तरह 2017 में राजा महेंद्र ने सैनिक को करके सत्ता अपना कब्जा में ले लिया और जितने भी बड़े बड़े नेता जो थे जो पकड़े जा सके वो पकड़ करके जेल में डाल दिए गए। बाकी के जितने भी बचे वो सब जो है तो भाग करके भारत में जाके उन लोगों ने शरण लिया। तो राजा महेंद्र का वह देशद्रोह नहीं था, राष्ट्रद्रोह नहीं था। और वो जो सारे लोग जो भाग करके भारत में गए और 2 दिन नहीं 4 दिन नहीं वर्षों तक भारत में रह करके शरण लिया। तो वो लोग बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसके बाद 1962 में नेपाली कांग्रेस के नेता सुवर्ण शमशेर ने राजा के व्यवस्था पर आक्रमण करके पुनः प्रजातंत्र लाने की कोशिश की। उसको नेपाल के सत्ताधारियों ने देशद्रोही करार दिया और चीन से मिलकर उसको कन्विंस करके इस तरह से चीन को कन्विंस किया कि चीन ने घोषणा की कि
ये 1962 का जो सैनिक विद्रोह जो है नेपाल पर, वो दरअसल नेपाल का विद्रोह न हो करके भारत का नेपाल पर आक्रमण है। और इस आक्रमण को से चीन को आक्रमण से नेपाल को बचाने के लिए चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। फिर उस वक्त वो भारत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर था, इसलिए चीन काफी हद तक भारत के भीतर घुस गया और बहुत सारा इलाका भी कब्जा कर लिया। लेकिन यह संयोग ही कहना पड़ेगा कि उस वक्त अमेरिका से नहीं देखा गया और उसने मेडागास्कर में जो उसका समुद्री बेड़ा था, उसमें से जो 5वां समुद्री बेड़ा था वो उसने भारत के तरफ भेज दिया और उससे डर करके चीन जो है अपना सेना वापस खींच लिया। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज की बात कुछ और ही है। वैसे भी भारत आज अणुशक्ति संपन्न देश है और इसके अलावा उसके पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो भारत से बैठे बैठे बीजिंग को भी लक्ष्य बना सकता है। इसलिए नेपाल अगर यह सोचता है कि वह चीन और भारत में पुनः युद्ध करवा देगा, तो यह 1962 का समय नहीं है। आज के समय में चीन और भारत दोनों युद्ध नहीं करना चाहते, दोनों विकास करना चाहते हैं। लेकिन नेपाल के पहाड़े और मवेशी दोनों ने मिलकर नेपाल से राजशाही को हटाया था, तो दोनों को मिलकर आगे का काम भी करना चाहिए था। लेकिन पहाड़े, खास और बाहुन मिलकर सारा शक्ति पर कब्जा कर लिया। वो कैसे कब्जा कर लिया, इसका प्रमाण जब मवेशियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन अपने अधिकार के लिए किया, तो ये इन पहाड़ खास और बाहुन सत्ताधारियों ने नेपाली मवेशी आंदोलनकारियों पर नेपाली सेना और सशस्त्र बल के द्वारा गोलियों से सीधे छाती और माथा का निशाना बनाकर लगभग 50 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों के गोलियों के बौछार से मवेशी युवक डर कर नेपाल भारत सीमा पर से अपना आंदोलन
चलाना शुरू कर दिया इस विचार से कि बॉर्डर का नाकाबंदी करके ही वो काठमांडू को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। अब जहां स्वदेशी आंदोलन 40-45 दिन से चल रहा है, सारा कुछ यहाँ बंद है, वहाँ काठमांडू को सिर्फ 4-5 दिन के लिए बंदी का सामना करना पड़ा तो लोग बखला गए और जितने भी उसके मित्र लोग थे, इसको मित्र मानते थे, उन सब के पास में उन्होंने गुहार लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन लोगों ने अपना अपील करने से अपने आप को नहीं रोक सके, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। सबका यही कहना था कि ये आपका अंदरूनी मामला है, ये जो आंदोलन है वह आपके अपने नागरिकों के बीच है, कोई बाहर से आप पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल की सरकार इसके बावजूद भी लोगों को ये कन्विंस करके बताना चाहती थी कि इसमें भारत का हाथ है। भारत ने नाकाबंदी कर रखा है, जबकि भारत ने जवाब दिया कि भाई हम आपके मामला में क्यों जाएंगे, हमारा तो एक भी सिपाही आपके बॉर्डर को पार नहीं किया है। तब इन लोगों ने जब बात करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो नाकाबंदी नहीं है, ये अघोषित नाकाबंदी है। और इस बात को लेकर के वह एक बार फिर पुनः चीन के पास भी गए। उन लोगों को उम्मीद थी कि 1962 की तरह चीन पुनः भारत पर आक्रमण कर देगा, लेकिन चीन भी कोई बेवकूफ देश नहीं है। वो भी देख रहा था
कि ये आंदोलन, ये विरोध जो है वह नेपाल के आपस का है। इसमें भारत अप्रत्यक्ष रूप से भले ही मधेसियों को भारतीय मूल के मधेसी होने के नाते कुछ मदद कर रहा हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारत का किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाकाबंदी भारत की तरफ से नहीं है। वैसे भी मधेसियों को सुगौली संधि जो जंग बहादुर राणा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, उसके द्वारा बनाया हुआ सीमा दरअसल तो साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाया हुआ सीमा था। जो न भारत के पक्ष में था और न नेपाल के पक्ष में था। यह सीमा तो अंग्रेजों ने अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से, अपने फायदे के दृष्टिकोण से बांटो और राज करो की नीति के आधार पर बनाया था। इसलिए नेपाल के मधेसी और सत्ताधारी इस देश में कभी भी सुख चैन से नहीं रह सकते थे। उन लोगों को हमेशा एक थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए हमेशा चाहिए था। जो पहले अंग्रेज हुआ करता था, अंग्रेज के चले जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वह भूमिका भारत के माथे पर आया। लेकिन नेपाल के सत्ताधारी भारत से यह उम्मीद करते थे कि सत्ताधारी होने के नाते भारत सरकार को हमेशा उसको साथ देना चाहिए। और भारत सरकार ऐसा कर भी रही थी। लेकिन नेपाल के सत्ताधारी
और नेपाली जनता भी कभी भारत के पक्ष में नहीं गई। वो हमेशा भारत के विरोध में रही और चीन के पक्ष में रही, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी पक्ष में रही और पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को वह प्रश्रय देती रही। उन लोगों के साथ जो RDX वगैरह, हाथ हथियार वगैरह जो सब आता था, वह नेपाल सरकार उस पर आंख मूंद लेती थी, जिससे कि भारत में आतंकवाद बढ़े। तो नेपाल की जो सत्ताधारी है, उसका अपना कोई निश्चित चरित्र नहीं है। वे हमेशा अपने सत्ता के ही पक्ष में रहे हैं और उसको स्थापित करने के लिए उसको चाहे अंग्रेजों से दोस्ती करनी पड़ी हो, चाहे रूस से समझौता करना पड़ा हो, चाहे अमेरिका से समझौता करना पड़ा हो, या अभी तो चीन अब बिल्कुल भारत के तरह नेपाल के बगल में आ गया है, तो अब वो चीन से समझौता करके रह रहा है। और वो हमेशा भारत विरोधी राजनीति करती आई है, करती रहेगी भी। लेकिन मधेश के लोग जो भारत से अधिकांश रूप में आए हैं और भारतीय मूल के हैं, उनकी वफादारी हमेशा से भारत के प्रति रही है और भारत के प्रति रहेगी भी। तो ये स्वाभाविक है कि भारत इस बात को कितने दिनों तक अनदेखा कर सकता है। खास करके जब वह बात उसके सामरिक हितों
पर अगर पड़ने लगी हो तो ऐसी स्थिति में भारत यह चाहता है कि नेपाल में भी कुछ ऐसी शक्तियां हो, कुछ ऐसी शक्ति हो जो भारत के पक्ष में हो। दो 2046 साल में नेपाली कांग्रेस के नेता गणेश मान सिंह ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को अपने घर पर और भी कुछ भारतीय नेता उनके साथ आए थे, उन लोगों को आमंत्रित करके बुलाया था। और जब नेपाल की सरकार ने बाहर उन लोगों को सभा करने का इजाजत नहीं दिया, तो गणेश मान सिंह ने अपने घर के कंपाउंड में मंच बना करके उन लोगों से भाषण दिलवाए। जिसके वजह से खास करके भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भाषण का कैसेट पूरा नेपाल में घर घर में जो है तो बट गया। और उससे लोग इतने प्रभावित हुए, इतने उत्तेजित हुए कि उन लोगों ने राजा के विरुद्ध में आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन इतना कारगर हुआ कि राजा को 40 साल में घुटने टेकने पड़े, राजा वीरेंद्र को, और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र आया। अब आप ये बताइए कि गणेश मान सिंह ने जो भारतीय नेताओं को नेपाल में बुला करके जो भाषण दिलवाए और उनका सम्मान किया, तो गणेश मान जी राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्रद्रोही थे? क्योंकि पंच लोग तो पहले भी कांग्रेसियों को जो है तो माने नेपाल का विद्रोही कहते थे। तो अब आप लोगों को बताइए कि वो देशभक्ति थी या देशद्रोह था? देवेंद्र ठाकुर, हिंदू संसभा संघ नेपाल, अध्यक्ष विश्व समाज केंद्र, हिंदू संसभा संघ नेपाल। केंद्रीय सदस्य के महासचिव, हिंदू संसभा संघ नेपाल।